आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, सभी को ये पेपर करना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 क्या पूछ रहा है आपसे, देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को। जीन पियाजे के अनुसार बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकल्प है अमूर्त एवं परिकल्पित तार्किकता और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है, केंद्रीकरण एवं अनुत्क्रमणीय सोच में आबद्ध है, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है और प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। देखिए जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी। अब यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था थी साथियों, जो 11-12 वर्ष के बाद में शुरू होती है। अब इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करता है, परिकल्पित तार्किकता करता है और प्रतिज्ञप्ति चिंतन भी कर सकता है। बिल्कुल ये जो तीनों ही विशेषता है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, अतः विकल्प 1 आपका सही रहेगा। देखिए इस अवस्था में बालक यहाँ पर जो चीजें उसके सामने नहीं होती उसके प्रति भी वो चिंतन कर सकते हैं, मतलब अमूर्त चिंतन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पहला विकल्प आपके सही है पहला प्रश्न में। देखिए प्रश्न नंबर 2 को, तो दूसरा प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या पूछ रहा है। लिखते समय किसी बालक द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पूर्व अपने पूरे हाथ का प्रयोग विकास के किस सिद्धांत को निरूपित करता है। विशिष्ट से सामान्य कार्यवाही प्रगति, सिफेलोकोडल प्रगति, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति और अनियमित प्रगति। तो अनियमित प्रगति तो इसका आंसर होगा ही नहीं, इस विकल्प को तो आप हटा सकते हो। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं हो रहा है क्योंकि पहले बालक पेन या पेंसिल को पकड़ रहा है पूरे हाथ से और फिर उंगलियों का उपयोग वो कर रहा है, तो मतलब ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ रहा है साथियों, तो ये भी गलत हुआ। अब प्रोक्सिमोडिस्टल या सिफेलोकोडल, तो साथियों प्रश्न संख्या 2 में जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 3, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति इसको कहेंगे, जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है। तो तीसरा विकल्प प्रश्न 2 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है आपके, ये देखिए प्रश्न नंबर 3 को। यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर के मतानुसार सामाजिक प्रथाएं एवं सांस्कृतिक मूल्य बालक के किस परिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। तो लघु मंडल के, मध्य मंडल के, बाह्य मंडल के और वृहत मंडल के। देखो एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबों में से इन्होंने पेपर बनाया है क्योंकि ये चीजें उसमें अच्छी तरह से दे रखी है, लघु मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल, वृहत मंडल। और जो यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर है साथियों, इन्होंने बताया है कि जो बालक की सामाजिक प्रथा और सांस्कृतिक मूल्य है इनका संबंध बालक के वृहत मंडल से है। किससे है? वृहत मंडल से है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न 3 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक प्रतिभाशाली बालक की है। तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, मौलिक समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता, आसानी से विचलित होने की आदत और शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो जो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है उसका चयन प्रश्न नंबर 4 में करना है। देखो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी नहीं बल्कि तेजी होती है, तो बिल्कुल गलत है। मौलिक समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता, आसानी से विचलित होने की आदत, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रतिभाशाली बालक आसानी से विचलित नहीं होता है। तो पहला तीसरा गलत। दूसरा या चौथा, चौथा क्या कह रहा है? शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो साथियों जो दूसरा विकल्प है ये तो सृजनात्मक बालक की विशेषता को प्रकट कर रहा है क्योंकि मौलिक समाधानों के बारे में कौन सोचता है? सृजनशील बालक सोचता है, प्रतिभाशाली बालक नहीं साथियों। प्रतिभाशाली बालक शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। अतः प्रश्न संख्या 4 में आपके चौथा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में किस प्रकार पूछा गया है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है कि नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया है। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पश्चिम परंपरागत स्तर और गैर परंपरागत स्तर। तो देखो गैर परंपरागत स्तर तो कोई बताया ही नहीं है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। अब 3 विकल्प आपके बचे हुए हैं। तो देखो नैतिकता को वर्तमान जो सामाजिक मानदंड है उनके अनुरूप यदि बालक यहाँ पर नैतिकता को आंक रहा है साथियों, तो वो परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्टेज जो दूसरी स्तर है उसके अंतर्गत होता है। विकल्प आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को। निम्नलिखित में एक मुख्य प्रक्रिया नहीं जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम घटित होता है। तो पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन,
पारस्परिक विचार विमर्श एवं अन्वेषण और तथ्यों को रटना एवं कंठस्थ करना। तो देखो, अर्थपूर्ण अधिगम कभी भी तथ्यों को रटकर और कंठस्थ करके नहीं होता है, क्योंकि रटना और कंठस्थीकरण करने पर तो बिल्कुल ही एक तरह से इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अतः ये जो चौथा विकल्प है, ये अर्थपूर्ण अधिगम इससे घटित नहीं होता है साथियों। छठे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ही विकल्प अर्थपूर्ण अधिगम को दर्शाते हैं। इनके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम हो सकता है। तो नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 की ओर बढ़ेंगे। ये छठा प्रश्न था आपके। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, 7वें प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो मानव जीवन का आरंभ मूलतः एक कोष युग्मनज से घटित होता है। दूसरा है, जीन को आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है। तीसरा है, मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक है। और चौथा है, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो प्रश्न का तरीका देखिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन लैंग्वेज कैसे बनाई गई है। असत्य कथन मतलब गलत कथन। तो मूलतः एक कोष से मानव जीवन का आरंभ होता है और आनुवंशिकता की इकाई जीन को माना जाता है। तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा, कैसे मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक। तोड़िए, यहाँ हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में एक को एवं पढ़ लेते हैं साथियों, कि मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एवं वातावरणीय कारक है। तो एवं शब्द आपको देखना था और यह इन्होंने लिख दिया एक, आप घुमाने के लिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से प्रश्न को बनाया गया है, इसी वजह से प्रश्न गलत होने की संभावना है। बाकी मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो आपके प्रश्न संख्या 7 में कौन सा विकल्प सही है साथियों? विकल्प नंबर जो 3 है वो आपके प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 7वां ही प्रश्न था ये, क्योंकि ये वंशानुक्रम वातावरणीय कारक थोड़ी होता है, वंशानुक्रम और वातावरण तो अलग अलग होते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्था पहल बनाम अपराध बोध का संबंध विकास की किस अवस्था से माना जाता है? तो पहल बनाम अपराध बोध, शेषवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। देखो, किशोरावस्था तो पहचान बनाम पहचान बनाती है, मैंने आपको इस चीज को पढ़ा रखा है कई बार, ये आपका आंसर नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था भी आपका आंसर नहीं है साथियों। पहल बनाम अपराध बोध पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है। कौन सा समय होता है? पूर्व बाल्यावस्था का समय। तो विकल्प आपका जो 2 है, प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कह रहे हैं? अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अधिगम एक सतत एवं अर्जित प्रक्रिया है। अधिगम सदैव बाह्य दृष्टिगत होता है और अधिगम में एक प्रकार का अनुभव सम्मिलित रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को मैंने करा रखे हैं आपको। देखो, अधिगम से स्थायी परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। व्यवहार में अधिगम से स्थायी परिवर्तन होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अर्जित प्रक्रिया है। लेकिन तीसरा विकल्प क्या कह रहा है कि बाह्य दृष्टिगत, बाह्य दृष्टिगत नहीं होता है साथियों सदैव अधिगम, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि बाहर से आपको दिखाई दे कि अधिगम हो गया है, तो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए आपकी जो तीसरा विकल्प है, प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। आपके 10वां प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर है संप्रत्य अधिगम, समस्या समाधान, श्रृंखला अधिगम और संकेत अधिगम। तो भाई रॉबर्ट एम गेने ने यहाँ पर अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें संकेत अधिगम सबसे निम्न स्तर का अधिगम होता है और समस्या समाधान अधिगम सबसे उच्च स्तर का अधिगम होता है साथियों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च स्तर का अधिगम है रॉबर्ट गेने के अनुसार, वो क्या रहेगा? समस्या समाधान अधिगम। दूसरा विकल्प साथियों आपकी प्रश्न संख्या 10 में सही है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वापस कह रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 2 जगह वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों। प्रश्न संख्या आपके 11 है, ये देखिएगा 11वें प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट मनोवैज्ञानिक, सूची सेकंड संप्रत्य, कि भाई किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा संप्रत्य दिया है। तो देखिएगा, केटेल, स्पीयरमैन, गार्डनर और स्टर्नबर्ग, मतलब बुद्धि से संबंधित चीजें यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो सामान्य एवं विशेष कारक, फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि, बुद्धि का ट्राई आर्किक सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इन्होंने क्या थोड़ा इंग्लिश में नाम कर दिया इसका, इसी वजह से कंफ्यूज हो सकते हो। तो अब ये तो सभी को पता है कि यहाँ पर जो स्टर्न, देखो स्पीयर, गार्डनर ने तो कौन सा दिया साथियों? बहुबुद्धि का सिद्धांत। मतलब सी में तो आपके चौथा विकल्प रहेगा। सामान्य एवं विशेष कारक किसके द्वारा दिए गए हैं साथियों? सामान्य एवं विशेष कारक स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। अब यहाँ स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया है और आर.बी. केटल ने तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो हम कह सकते हैं, तो ए में दूसरा, बी में पहला,
सी में चौथा और डी में तीसरा। तो किस विकल्प में दे रखे हैं अब यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने जो देखा था साथियों 11वें प्रश्न में, तो देखो ए में दूसरा होना चाहिए, बी में पहला, सी में चौथा और डी में तीसरा। डी में बिल्कुल तीसरा होना चाहिए साथियों, ये अपन ने देख रखे हैं। तो यहाँ से एक तरफ कर सकते हैं कि भाई केटल ने यहाँ इस चीज को मिला दिया, तो ए में तो दूसरा हो रहा है, आपके दूसरा विकल्प सही है इसमें। स्पीयरमैन पहला हो रहा है, तो बी में आपके पहला हो रहा है। गार्डनर ने बहुपद का दिया, तो सी में चौथा हो रहा है। और स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्रीय दिया है, तो इसमें तीसरा हो रहा है। मतलब दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है आपके प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 12 आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में से एक है? वर्तनी समझने में समस्या, गणितीय गणना करने में समस्या, एक कलम पकड़ने और लिखने में समस्या, और भाषा के उच्चारण की समस्या। तो बताइए प्रश्न 12 में इनमें से कौन सा आपका आंसर है? डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में से एक है। तो गणितीय गणना करने में तो डिसकैलकुलिया हो जाता है, तो ये आपका आंसर नहीं है। वर्तनी समझना भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। साथियों डिस्प्रेक्सिया की बात की जा रही है, उच्चारण में नहीं। कलम पकड़ने और लिखने में समस्या डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आता है। 12वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13। एक 17 वर्ष की महिला समान परिस्थिति में अधिकांश लोगों द्वारा खाए भोजन से अधिक और बेहिसाब मात्रा में भोजन करती रहती है। उसके बाद वह प्राय सप्ताह में 3-4 बार बलात् उल्टी कर देती है। वह महसूस करती है कि इस पर उसका नियंत्रण नहीं है। उसकी शारीरिक जांच के परिणाम सामान्य है और वजन भी सामान्य है। अधिक संभावना है कि वह निम्नलिखित से ग्रस्त है: एनोरेक्सिया नर्वोसा से, बुलिमिया नर्वोसा से, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला आपका आंसर होता ही नहीं है, मैंने आपको बता रखा है। साथियों जिसमें भोजन ज्यादा खाया जाता है और वापस विरेचन के माध्यम से, मतलब उल्टी वगैरह करके फिर दोबारा भोजन खाया जाता है, ऐसी स्थिति को बुलिमिया नर्वोसा के नाम से जाना जाता है। जबकि एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति कुछ भी नहीं खाता है मोटा होने के डर से, और इसमें बहुत ज्यादा खाता है बुलिमिया नर्वोसा में। तो ये चीजें आपको बिल्कुल कंठस्थ याद रखनी है, पढ़ा रखिए ये भी चीजें मैंने आपको। तो 13वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट या उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट घटना, सूची सेकंड मनोवैज्ञानिक। तो देखो प्रेक्षण अधिगम, संज्ञानात्मक मानचित्रण, भिन्न उद्दीपकों का साहचर्य और अधिगम संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाता है। सूची 2 है स्किनर, वाइगोस्की, बंडूरा और पावलोव। तो इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले आप क्या, भले पूरे याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आपको 1-2 का मिलान कर लो, आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हो। प्रेक्षण अधिगम किसने बताया साथियों? तो बंडूरा ने बताया है। तो ए में आपके 3 होना चाहिए। अब ए में 3 किस विकल्प में है? ए में 3 या 3 विकल्प में, मतलब इस विकल्प को आप हटा सकते हो। अब इसके बाद में जो बी को देखेंगे, तो यहाँ बी में संज्ञानात्मक मानचित्रण किसने दिया है साथियों? संज्ञानात्मक मानचित्र इनमें से स्किनर के द्वारा दिया गया है। बी में आपके पहला होना चाहिए। तो बी में आपके पहला भी यहाँ पर दे रखा है चौथे विकल्प में और दूसरे विकल्प में। अब आपका तीसरा भी गलत हो जाता है, तो पहला तीसरा गलत हो गया। अब बी और डी ही आपके ऑप्शन बच रहे हैं साथियों। अब देखिएगा सी में देखते हैं। तो सी का संबंध किससे? भिन्न उद्दीपनों का साहचर्य किसने बताया? पावलोव ने। तो सी में चौथा आना चाहिए। तो सी में चौथा किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। तो अब मिल ही नहीं रहा है कोई सा भी। यहाँ पर डी भी गलत हो जाता है। तो बी ही विकल्प आपका प्रश्न संख्या 14 में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का सही तरीका नहीं है? विकल्प है ब्रेन स्ट्रोमिंग, डायरी रखना, मस्तिष्क प्रतिकृतिकरण और धन का प्रस्ताव रखना। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो साफ साफ कह रहा है कि धन का प्रस्ताव रखना सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है साथियों, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन और धन का प्रस्ताव रखना कहीं से कहीं तक कोई संबंध ही नहीं है। अतः आपके जो चौथा विकल्प है ये सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो प्रश्न नंबर 15 में चौथा ही विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 है। निम्न में से किसने उपलब्धि अभिप्रेरणा के संप्रत्यय सिद्धांत निर्माण पर अधिकांशतः कार्य किया? तो रोजर्स, सीआर ने, जूलिया रोटर ने, डेविड मैकलेन ने और विक्टर फ्रेंकल ने। तो देखिए उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में 16वां प्रश्न पूछ रहा है। मैंने आपको पढ़ाया था साथियों उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में किसके द्वारा कार्य किया गया? डेविड मैकलेन के द्वारा, क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरणा के जनक भी कौन है? डेविड मैकलेन ही है साथियों। विकल्प 3 आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख केंद्र है।
नैतिक संवेग, नैतिक तर्क, नैतिक व्यवहार और नैतिक संवेग तर्क। तो 17वें प्रश्न में देखिएगा, बंडूरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, इसमें नैतिक संवेग नहीं बताया है, ना ही नैतिक तर्क ना, बल्कि बालक का व्यवहार बताया गया है नैतिक रूप से। तो मतलब तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 17 में सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे। 18वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो इस प्रश्न को मैंने कई बार करवा रखा है साथियों। लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर और प्रेक्षण के आधार पर। क्या है, कितनी बार इस प्रश्न को मैंने आपको करवा रखा है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वो बात अलग है, लेकिन जो लगातार जुड़ रहे थे उनको अच्छी तरह से पता है कि इस प्रश्न को कई बार करवा चुका हूँ साथियों। प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। शिक्षण विधियों के अंतर्गत इस प्रश्न को मैं करवाता हूँ, या फिर शिक्षण विधियों में या साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज में। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। प्रेक्षण का मतलब अवलोकन की बात की जा रही है साथियों। अवलोकन के आधार पर कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 19 से, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत व्यवसायिगत सुधारों में पाठ्य पुस्तक को लेकर क्या टिप्पणी की गई है। पाठ्य पुस्तक का चयन एवं लेखन किसी एक विषय विशेषज्ञ को देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक बनाते समय अध्यापक का ही फीडबैक लिया जाना चाहिए। तो विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को साझा किया जाना चाहिए, और इनमें से सभी। तो 19वें प्रश्न में देखो, ये जो दूसरा विकल्प है ना कि सिर्फ अध्यापक का ही फीडबैक लेना चाहिए, ये गलत है साथियों। ये गलत है, इसलिए इनमें से सभी भी गलत है। आपके कौन सा प्रश्न है ये? प्रश्न नंबर 19। तो पहला या तीसरा, दोनों आपके पास विकल्प बच रहे हैं। तो क्या क्या कह रहा है पहला विकल्प? पाठ्य पुस्तक का चयन एवं लेखन किसी एक विषय विशेषज्ञ को देना चाहिए। किसी एक का काम नहीं है, ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो सी वाला विकल्प आपका सही रहेगा। विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को साझा किया जाना चाहिए। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 में सही है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए 20वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन, समस्या की पहचान और समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन। तो कितना शानदार तरीके से देखो क्या पूछा है। पहला चरण, प्रथम चरण पूछ रहा है 20वें प्रश्न में। तो भाई क्रियान्वयन तो बाद में करेंगे ना, पहले क्रियान्वयन, प्रोग्राम का क्रियान्वयन सबसे पहले कर दोगे क्या? समस्या का परिभाषीकरण भी बाद में करोगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? समस्या की पहचान करेंगे, तभी तो क्रियात्मक अनुसंधान कर सकेंगे। इसलिए 20वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। तो आपकी 21वां प्रश्न है साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का उल्लेख किया गया है? 800, 1200, 1000, 1500। तो याद रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, यहाँ पर एक वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 शिक्षण घंटे होते हैं, और प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक की अगर बात करें तो 800 शिक्षण घंटे, 6 से लेकर 8 तक, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो 1000 घंटे, और यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, इसलिए 1000 घंटे वाला जो दूसरा विकल्प है आपके प्रश्न 21 में सही है साथियों। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 22 है, विद्यार्थियों के विकसित कौशल तथा ज्ञान का परीक्षण कहलाता है नैदानिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, समाजमिति परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण। 22वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ। तो देखो, समाजमिति परीक्षण तो अलग हो जाता है, समाजमिति विधि होती है ये तो। नैदानिक परीक्षण में हम क्या करते हैं? छात्रों की कमियों को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है विकसित कौशल और ज्ञान की। तो साथियों, विकसित कौशल और ज्ञान की जो उन्होंने सीखा है, ये चीजें उपलब्धि परीक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? उपलब्धि परीक्षण। विकल्प 2 आपके 22वें में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 23 को देख लेते हैं। तो चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 23 है, शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशों में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि आंतरिक जांच अधिक निष्पक्ष होती है, अधिक वैध एवं विश्वसनीय होती है, सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है, और यह मूल्यांकन तटस्थ होता है। तो 23 में देखिए, जो अलग अलग आयोग है, इन्होंने आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है। क्योंकि आंतरिक जांच से साथियों सभी पक्षों का मूल्यांकन हो जाता है। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। तो चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। आपकी प्रश्न संख्या 24 है, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के संदर्भ में असत्य कथन है। जो मनोविश्लेषणवाद का जनक है सिगमंड फ्रायड, इसके संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो देखो, इदम का संबंध व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं और कामेच्छाओं से है। सही कथन है ये तो। विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक आदि अचेतन तक पहुंचने का साधन है।
ये भी सही लग रहा है लगभग। फ्रायड द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्तियां दुश्चिंता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों से इदम के बर्ताव करने का तरीका है, और फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष आरंभ में स्थापित हो जाते हैं और जीवन पर्यंत स्थिर बने रहते हैं। तो ये चौथा कथन भी सही है साथियों। आपके प्रश्न संख्या, ये जो आपका कौन सा प्रश्न है 24, तो इसमें पहला और दूसरा विकल्प तो सही है। अब आपको असत्य कथन देखना है प्रश्न नंबर 24 में। तो 24 में यहाँ देखिए तीसरा विकल्प जो है ये गलत है। क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है फ्रायड द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्तियां दुश्चिंता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों से इदम के बर्ताव करने का तरीका। असुविधाजनक नहीं, सुविधाजनक भावों से होना चाहिए साथियों। तो ये सी वाला विकल्प आपके 24 में सही रहेगा। नेक्स्ट 25 पे आएंगे, तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 25 है असुमेलित छांटिए, मतलब जो असुमेलित है, गलत है, उसका आपको चयन करना है प्रश्न नंबर 25 में। पहला है शेल्डन, शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया। दूसरा है स्प्रेंजर, सामाजिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया। तीसरा है हिप्पोक्रेट्स, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया। और चौथा है केनन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण किया। 25वें में इनमें से आपको असुमेलित छांटना है, तो इनमें से कौन सा आपको असुमेलित लग रहा है साथियों? 25वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, देखो शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया, सही है। स्प्रेंजर ने सामाजिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया, लेकिन मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर तो साथियों ये हिप्पोक्रेट्स ने थोड़ी किया है। हिप्पोक्रेट्स ने तो साथियों शारीरिक संरचना के आधार पर ही किया है। तो अतः आपके जो तीसरा विकल्प है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 25 में, क्योंकि ये क्या है? असुमेलित है, गलत है ये। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। तो चलिए 26वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 26, विषय आत्मबोधन परीक्षण में व्यक्ति पर कुल कितने कार्ड प्रयोग में आते हैं? 30, 20, 10 और 5। तो विषय आत्मबोधन परीक्षण देखिए, यहाँ लिखा हुआ है थियमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको हम TAT के नाम से जानते हैं। तो साथियों इसमें कुल कार्डों की संख्या, यहाँ पर बात की जा रही है कितने कार्ड प्रयोग में आते हैं, ऐसा आपसे प्रश्न नंबर 26 पूछ रहा है। तो साथियों कुल कार्ड तो 30 होते हैं, लेकिन प्रयोग कितने आते हैं व्यक्तियों पर? 20 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये विशेष तौर पे याद रखना है, कुल कार्डों की संख्या तो 30 है, लेकिन प्रयोग में कितने लाते हैं? 20 ही लाते हैं। तो अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आएंगे, तो चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष है? इस परीक्षण में नकल की संभावना बनी रहती है। इस परीक्षण में परीक्षक द्वारा प्रबंधन व नियंत्रण में असुविधा होती है। सामूहिक परीक्षण में परीक्षार्थी की निजी भावनाओं से परिचित होने का अवसर नहीं मिलता, और इनमें से सभी। तो जो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष है उसका चयन 27 में करना है। देखो शाब्दिक मतलब पढ़े लिखे लोगों पर जिसका प्रयोग किया जाता है, सामूहिक और एक साथ कई सारे लोगों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नकल की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं। परीक्षक के द्वारा प्रबंधन व नियंत्रण में भी असुविधा होती है, वही सामूहिक है ना, बहुत ज्यादा। सामूहिक परीक्षा में परीक्षार्थी की निजी भावनाओं से परिचित होने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि किस किस की निजी भावनाओं से परिचित होगी साथियों? अतः उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है 27 का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 28 पे आएंगे, तो आपके 28वां प्रश्न, समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, उदात्तीकरण, परिमेयकरण, दमन और इनमें से कोई नहीं। तो 28 में वैसे तो देखो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर होता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने दे दिया, तो चलो कोई बात नहीं, RBSC तो है नहीं, तो दे सकते हैं। तो साथियों सब्लिमेशन, रिप्रेशन और रेशनलाइजेशन, ये तीनों ही समायोजन की यहाँ पर अप्रत्यक्ष विधियां हैं। अतः इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प जो चौथा आंसर है 28 का सही उत्तर होगा साथियों। जैसे बाधा को दूर करना, समस्या का समाधान करना, ये होती है प्रत्यक्ष विधियां। तो नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। तो सेकंड लास्ट प्रश्न है साइकोलॉजी का ये, निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है? माता पिता द्वारा कठोर अनुशासन, विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन, शारीरिक व आनुवंशिक दोष से ग्रसित होना और कमजोर आर्थिक स्थिति। साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों ही कारण बाल अपराध के कारण हो सकते हैं, लेकिन विद्यालय में जो शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करवाया जाता है साथियों, ये कोई कारण थोड़ी है बाल अपराधी बनने का, इसलिए दूसरा विकल्प आपके 29 में सही रहेगा। नेक्स्ट आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है? तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा, व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा, अभिक्षमता परीक्षण द्वारा और इनमें से सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन आप उपलब्धि परीक्षण के द्वारा भी करवा सकते हो कि बालक की उपलब्धियां कितनी है, कम है, ज्यादा है, सामान्य है। व्यक्तित्व परीक्षण भी द्वारा भी करवा सकते हो, अभिक्षमता परीक्षण भी द्वारा भी करवा सकते हो। तो मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है 30वें